हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस्ट पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे 6th क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना बेस कंप्लीट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी आसानी से वीडियो पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो उनके लिए कि जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि अभी करना स्टार्ट किए, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मैं तैयारी कैसे करूं, नोट्स कैसे बनाऊं, पढ़ूं कैसे, पहले क्या पढ़ूं। तो उनके लिए है कि सबसे पहले तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस हो, स्टेट पीएससी या सो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ो। क्योंकि यदि आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे, आप चल दिए सपोज किसी रास्ते पे और आपको नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है और फालतू पे आप टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, तो इसकी सबसे सही स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, उसको एक बार, दो बार, तीन बार समझो। देन उसके बाद आप अपना बेस कंप्लीट करो। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो और सबसे पहले तो जो फ्रेशर है वो एनसीईआरटी कंप्लीट करें पूरी। सो फ्रेंड्स, हमारी जो पूरी टीम है वो पहले तो आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराएगी ए टू जेड, जीरो लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक। ठीक है, क्योंकि आपका बेस यदि कंप्लीट होगा तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी एग्जाम को सफलता से उसको पास कर सकते हो। ठीक है, कोई उसमें आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आप बेस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप इधर उधर भटकते रह जाओगे और बहुत, मतलब कि आपको बहुत हेजिटेट हो जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही है। और एक बात आपको पता है कि हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों में एक बहुत, मतलब डिफरेंस है, जो कि बहुत छोटा है लेकिन वो हमें बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। वो क्या है कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा पहले डिटेल से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, देन उसका वो शार्ट नोट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि किसी की नोट्स बनी बनाई मिल जाए, हमें बनाना भी ना पड़े, किसी की नोट्स बनी बनाई मिल जाए, या कहीं से कुछ हमें शार्ट आइडिया मिल जाए कि चलो इतना मैं पढ़ लेता हूँ, इतने में काम हो जाएगा। तो इसमें से सबसे बड़ा यही हम दोनों में डिफरेंस होता है कि एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट। क्योंकि वो क्या करता है, पूरा डिटेल से पढ़े। सपोज आप न्यूज़पेपर की संपादकीय पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हम सोचेंगे कि इसमें से क्या लिख ले, तो कोई तो होगा कि पूरा उतार लेगा उसका जितना भी दिया हुआ। अब आप यदि न्यूज़पेपर की एक संपादकीय लिखने बैठ जाओगे तो 3-4 घंटे मेनली मान लो कि आपका वहीं चला गया। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि उसको पढ़ना है। उसमें से आपके मन में 2-3 क्वेश्चन होने चाहिए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है। बस इतने क्वेश्चन का आप आंसर दे दो, अपने नोट्स में लिख दो। उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी महाभारत लिखने की। ठीक है, क्योंकि आपको याद भी नहीं रहता। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो या प्री लिख का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ बस पॉइंट टू पॉइंट याद करने की ज़रूरत होती है कि हाँ, यहाँ पे मैंने इतना पढ़ा था, इसका इतना डाटा है। तो बस इतना है कि आप लोग, जैसे अभी 370 में हमारा क्या हुआ, जो 370 धारा थी वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, तो उसमें से ये पढ़ना था कि 370 धारा क्या है, ये कब से लागू हुई थी, कब ख़त्म हुई, इससे क्या क्या हुआ, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, बस इतना सब, इतनी सी है। अब हम उसकी महाभारत लिखने बैठ जाएंगे। तो बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आते थे कि हाँ, मैं क्या करूं, मैं लिखती हूं तो बस लिखती रह जाती हूं या लिखता रह जाता हूं, पूरा टाइम लिखने में ही चला जाता है। तो पहले तो जो आप लोग यदि स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो तो पहले तो लिखना छोड़ दो बिल्कुल भी। अभी स्टार्टिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, पहले 1-2 महीने बस आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू। और हाँ, एक बात और, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम क्या, किसी भी काम को कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपने ये सोच लिया कि चलो हो गए, आज पढ़ता हूँ, कल छोड़ देता हूँ, फिर परसों पढ़ता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा। और आप क्या, घर वालों को भी लगेगा कि अरे बेटा तो यूपीएससी कर रहा है, सिविल सर्विस कर रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप एक क्लर्क का भी पेपर नहीं सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो कि एक दिन पढ़ते हो, हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा होती है।
ये सबसे ज़्यादा। और जो इसको पास कर गया तो यूपीएससी क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग है, ठीक है, उसको हम बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। लेकिन इसमें कि हम थोड़ा व्हाट्सअप चलाने में कंट्रोल करें, फेसबुक चलाने में कंट्रोल करें, इतना अपना डेली का टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, कि हमारा टाइम ज़्यादातर ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट कहाँ होता है टाइम, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा मनोरंजन कर लेते, अब थोड़ा सा मनोरंजन का 10 मिनट का मनोरंजन हमारा 1 घंटे का हो गया, आधा घंटे का हो गया, तो क्या होता है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने टाइम का पूरा ध्यान रखना है। और सबसे पहले सिलेबस, फिर आप बेस कंप्लीट करो तथा न्यूज़पेपर साथ में उसको लेके चलो, ठीक है। और लिंक करने की कोशिश करो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। एक दिन में आप डेली इतना काम करो, ठीक है। सिलेबस तो एक दिन पढ़ लोगे आप, सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, मीन्स आपका जो भी बेस है सारे सब्जेक्टों की। क्योंकि वो चाणक्य जी ने कहा था कि दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं मिली है हमें कि हम खुद गलती कर कर के सीखें, ठीक है। आपको सभी बताते होंगे कि भाई पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक, तब तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि जब वो हमारा बेस कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी पता है वो पिलर है ना, कि जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सपोज आप घर बनाते हो ना, तो बिना नींव के घर कैसा होगा, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। वैसे ही फिर हमारा नॉलेज हो जाएगा। जब हमारा छोटे छोटे शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, छोटे छोटे जो भी टर्म्स आते हैं उनका हमें मीनिंग नहीं पता होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, बस वही मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बस के लिए रह जाएंगे, बाकी हमारा नॉलेज बिल्कुल गर्त पे चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये सारी बातें बहुत ही मतलब प्रॉपरली तरीके से करनी है, और बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। और हमारी टीम आप लोगों के साथ है। जैसा आप लोगों ने साथ दिया है हमें, अपना विश्वास दिया है, तो हम लोग उस विश्वास को बनाने में पूरी कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास उसी तरह बना रहे। सो यहाँ पे खैर टाइम बहुत हो गया, मैं ले ली, सॉरी। अब बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, विविधता की समझ में, ठीक है। तो विविधता की समझ की बात करें तो पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम पॉलिटी जान लेते हैं कि पॉलिटी क्या चीज़ होती है। तो राजनीति जो है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं, ठीक है। राजनीति में ये आप किसी भी शब्द का ना संधि विच्छेद करते हो, तो आपको सारे शब्दों का मतलब बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। और ये करने की कोशिश बिल्कुल आप लोग मतलब किया करो। जो भी शब्द समझ में ना आए तो उसको डिवाइड कर लिया करो, तो उसका अलग अलग मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हम राजनीति पढ़ रहे हैं, तो राजनीति, राज प्लस नीति, ठीक। अब राज का मतलब क्या हो गया, राज का मतलब हो गया शासन, और नीति का मतलब क्या होगा कि उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। मतलब कि सही समय पर सही स्थान पर सही काम करने की जो कला है उसे हम नीति कहते हैं। मतलब आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो हमने अभी बताया, सही रणनीति से करते हो, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, नीति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यदि हम मतलब किताबी रूप में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाती है, ठीक है। इसको यदि हम बहुत ही मतलब संक्षिप्त रूप में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना ही हमारी राजनीति कहलाती है, ठीक है। तो आई थिंक राजनीति आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर का पहला पॉइंट है, समझ, विविधता की समझ। अब विविधता क्या चीज़ है, ठीक है। ये विविधता क्या चीज़ है, तो विविधता की बात करें यदि हम, तो क्या है, जैसे कि हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता वाला देश है, ठीक है। यहाँ पे कई जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी सोचें अलग अलग होती हैं। यहाँ तक कि आपके घर में भी जितने भी लोग हो आप लोग, सबकी सोचें, हमारी सबकी सोच अलग होती है, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। वैसे ही है कि विविधता मतलब हमारे जो कंट्री में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत जाति वर्ग के लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबका रहना अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा क्या बोलें कि विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम विविधता कहते हैं। मतलब हमारी कंट्री एक रूप से कहें तो विविधता का ही देश है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है कि किसी एक ने चित्र बनाया, यहाँ 3 लोगों ने बनाया, ठीक है। तीनों लोगों का अलग अलग तरीका बनाने का।
अब वो हमारी सोच ऐसी है, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया, किसी नेक्स्ट की ऐसी है, उसने ऐसा बना दिया, किसी की ऐसी की उसने ऐसा बना दिया। हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से बनाओ, एज इट इज नहीं बना सकते हो। हम कुछ अलग सोच रहे हैं, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो क्या होता है, जैसे हम स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, जो भी, तो वहाँ पे हम लोग कई सारे दोस्त बनाते हैं, ठीक है। उन दोस्तों में हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है। उनके तरह ढलने की कोशिश करते हैं और वो हमारी तरह ढलने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ उनका हम सीखते हैं, कुछ हमारा वो सीखते हैं। उनके साथ बैठ के हम खाना खाते हैं, उनसे बातें करते हैं, ठीक है। तो उनकी भाषा, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में हम लोग को कई सारे उर्दू अरबी शब्दों का यूज करते हैं। जब आप हिंदी पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा कि हमारे आधे जितने भी हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें से कई सारे वर्ड तो कुछ इंग्लिश के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कई सारे वर्डों को मिश्रित करके बोलते हैं। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, जो प्राचीन काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, वो कौन से था? जातिगत समानता। असमानता थी, समानता नहीं, अब समानता आई है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जातिगत व्यवस्था एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए हम अभी समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे प्राचीन काल में क्या था कि उनको उनके काम के आधार पे उनके वर्ग को बांटा जाता था। जैसे यहाँ पे एक सपोज हिंदू का काम क्या होता था, मीन्स कि ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण को बांट दिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको क्या करते थे, उनके काम के आधार पर अपना अपना वर्ग बना लिए हैं। वहाँ से कोई भगवान के घर से अपनी अपनी जाति या वर्ग लेके नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे सब बनाए हैं अपने अपने अनुसार से। जो ब्राह्मण थे उनका काम था वेद पाठ करना, उनको सबसे श्रेष्ठ माना गया। फिर जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध करना और राजकाज का काम संभालना, उनको ब्राह्मण से थोड़ा नीचे माना गया। फिर जो वैश्य थे, वैश्य क्या करते थे, व्यापार करते थे मेनली, तो उनको वैश्य माना गया। और जो शूद्र थे वो इन लोगों की सेवा करते थे, ठीक है। फिर आज़ादी के बाद एक और हमारी जाति का जन्म हुआ था, उसे हम हरिजन बोलते हैं। यहाँ पे सपोज एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है। यहाँ पे क्या हो गया कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते थे, जो वेद पाठ करते थे वो होते थे। क्या होता था कि ब्राह्मण थोड़े पढ़े लिखे ज़्यादा होते थे, इसलिए वो सबको दबा के रखना चाहते थे। बात मेनली सबसे ज़्यादा यही थी, इसलिए उन्होंने सबको जाति वर्ग के आधार पर बांटा था। फिर यहाँ पे क्षत्रिय, फिर यहाँ पे मान लो वैश्य हो गए, फिर यहाँ पे शूद्र हो गए, ठीक है। आज़ादी के बाद एक और जाति वर्ग का जन्म हुआ था, चार तो ये हो गई, एक पांचवी जाति वर्ग जो थी वो हरिजन थी, जो सबसे नीचे थी, ठीक है। मतलब कि हरिजन, हरिजन मतलब वैसे इसका हिंदी मतलब यदि बोले तो हरि, हरि का जन, जो हरि के लोग हैं उनको महात्मा गांधी ने हरिजन कहा था। ये शब्द महात्मा गांधी ने ही दिया था इन लोगों के लिए। पहले इन लोगों के लिए क्या दलित वर्ग यूज किया जाता था कि ये दलित वर्ग है, मतलब सबसे निम्न कास्ट के माने जाते थे। वही सबका छोड़ा हुआ खाना खाना, किसी भी जहाँ पे वो लोग बैठते थे तो किसी ऊंचे सिंहासन में नहीं बैठना, नीचे बैठना। आज भी गांव में आप देखते होंगे कि कोई भी यदि निम्न कास्ट का है तो वो किसी ब्राह्मण के घर में जाएगा। आप में से कई सारे ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, उनके घर में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अभी भी कुछ कुरीतियां, हालांकि सुधार हो गया है। हमारे संविधान में आर्टिकल 15 और 14, 15 और 16 में ये बात तो बहुत अच्छे से समझाई गई है और लोग इसको मानते भी हैं अब। लेकिन गांव की मेंटेलिटी कहीं कहीं कुछ अभी भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हरिजन क्या है, मतलब दबे कुचले से रहते थे। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता क्यों प्रमुखता के साथ शामिल किया गया। तो इसका यही कारण था, क्योंकि क्या था कि बहुत ज़्यादा गैर बराबरी का वो हो गया था। समानता का मतलब क्या होता है कि सबको समान अधिकार देना, और धर्मनिरपेक्षता का कि किसी भी जाति धर्म के लोग जो हैं तो उनको पूर्ण स्वतंत्रता होती थी कि वो अपना धर्म का पालन कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की गई है। और इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो क्वेश्चन था, तो क्यों
इसको प्रमुखता से शामिल किया गया था। इसमें पहला था कि जातिगत विभिन्नता, धार्मिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता या विविधता के कारण। तो इसका क्या होगा कि विविधता के कारण हमको संविधान में अपने ये सारी बातें लानी पड़ी। समानता का अधिकार, स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्षता जो है, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब बातें हमको लानी पड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे आप उदाहरण से समझो कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता है, इसलिए उसे ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा होती थी। सपोज आप किसी कुम्हार के घर में पैदा हो गए हो, ठीक है, यहाँ पे कुम्हार दी गई है, मतलब आप किसी भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हो तो आप वेद पाठ का ही काम करोगे, या क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो तो आप राजकाज का ही काम करोगे, युद्ध लड़ने का ही काम करोगे। और यदि यहाँ पे आप कुम्हार के घर में पैदा होते हो तो बस उनका जो काम है मटकी के बर्तन बनाना, मतलब सॉरी मिट्टी के बर्तन बनाना, या और जो भी उनका काम है आप वो सिर्फ वही कर सकते थे, अदर नहीं। जैसे कि अभी आप देखते हो कि हम लोग हर फील्ड में सारे जितने भी है सब इक्वल है। ठीक है, आप डीएम भी बन सकते हो, यदि डीएम कोई ब्राह्मण बन सकता है तो डीएम कोई कुम्हार भी बन सकता है। ठीक है, यदि आप किसी भी फील्ड में हो तो सब इक्वल है। कोई भी कुछ भी आप बन सकता है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसमें जब से ये हमारे आर्टिकल 14, 15 और 16 आए हैं, तब से हम क्या है कि कहीं भी किसी भी स्थान पे कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि आप सिर्फ वही बन सकते हो, अन्यथा कुछ नहीं बन सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमें ये बनना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो हमारी भारत में विविधता है तो वो कैसे है। ठीक है, भारत में विविधता की बात करें तो भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषाएं बोलते हैं जो यहाँ के लोग हैं, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम सब एक ही तरह के हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरह की कई चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का जो तरीका है वो क्या है, अलग अलग होता है। सपोज आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाना खा रहे हो तो आप खाने में कुछ भी खा सकते हो। खाने को आप थाली में रख के खा सकते हो, ज़मीन में रख के खा सकते हो, और या कहीं हाथ में लेके खा सकते हो, लेकिन खा तो आप खाना ही रहे हो ना। कोई हो सकता है सोने की थाली में खाता हो, कोई चांदी की थाली में खाता हो, कोई ऐसे स्टील की थाली में खाता हो, लेकिन सबका काम क्या है, खाना खाना ही है। यहाँ पे सपोज क्या है कि चाय की दुकान है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये चाय का दुकान वाला है। अब यहाँ पे हिंदू भी खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, शूद्र भी खड़े हैं, वैश्य भी खड़े हैं। आप लोग अभी भी देखते होंगे, हमारे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो हम उनके साथ जाके चाय की दुकान में चाय पीते हैं। हो सकता है कि हम सबका अलग अलग फैशन हो कि हम कटोरी में चाय पियेंगे या हम प्लेट में पियेंगे, किसी को गिलास में पीना अच्छा लगता हो, तो उन सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन काम वही कर रहे हैं, पी तो सारे लोग चाय ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे यही बात समझाई गई है। देन उसके बाद हम बात करें तो हम विविध को कैसे समझे, तो विविधता को कैसे समझे, तो यदि हम इतिहास में जाएं तो करीब 225 साल, 200 या मतलब कि 2 या 225 साल वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कारें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। ठीक है, अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूंकि क्या होता था कि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह पर बसना शुरू करते थे, यहाँ पे इतना समझते हैं पहले कि क्या होता था, करीब 225 साल पहले, 200 या 200 250 साल पहले, जब कोई भी सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हमें अभी मिली हैं, जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गई, कारें हो गई, बैलगाड़ी जो मतलब जो भी अब हम लोग चलते हैं, तो ये पहले हमको सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि लोग यात्रा नहीं करते थे, पहले भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। लेकिन उनके आने का जो कारण था वो बहुत ही मतलब क्या था कि
विषम परिस्थिति में ही वो आते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे कि पहले प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ता था। अब आपको इतिहास, ये जो हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसका यही मतलब है कि आप कंपेयर करो प्रेजेंट टाइम से जो हमारे मतलब पास्ट काल में हो चुका है, कि जो हमारे भविष्य में बीत चुका है, उनके बारे में हम कंपेयर करें कि कैसे लोग रहते थे, अब हम कैसे हैं। ठीक है, कंडीशन अब क्या है। तो यहाँ पे क्या था कि जब वो पहले रेलगाड़ी बस पर नहीं चलती थी, तब भी लोग आते थे, या कि पानी के जहाज से या बैलगाड़ी से, या कुछ लोग पैदल चलकर आते थे। लेकिन उनके आने का ऐसे ही तो फालतू का नहीं आते रहे होंगे इतनी मेहनत करके, उनके आने का कोई ना कोई रीजन होता था। तो रीजन क्या था कि कोई तो व्यापार करने के लिए आता था, कोई जैसे एक ही स्थान में रह रहा है। हमारे देश में पहले बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता था, ठीक है, तो जहाँ पे सूखा या अकाल पड़ गया, अब उन्हें खाने के लाले पड़े हैं, तो वो अपना घर बार छोड़ के, मतलब अपना परिवार सहित क्या है कि पेट भरने के लिए कहीं दूसरे जगह चले जाते थे। कोई युद्ध करने के लिए आते थे कि युद्ध की तलाश में मतलब जैसे हमारे मुगल काल के समय में आपने देखा होगा, मध्यकालीन भारत में कई सारे हमारे देश में आक्रमण किए गए थे, ठीक है, तो कुछ युद्ध करने के लिए भी आते थे। तो इन सारी बातों के लिए वो क्या करते थे कि घोड़ों या जहाज, जो जल जहाज था, या कि पैदल चलकर आते थे। ठीक है, तो जब पैदल चलकर आते थे तो क्या होता था कि उनको बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। मतलब कि अब वो कोई एक स्थान से, जैसे यहाँ से कोई जम्मू कश्मीर से केरल आना चाहे, ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ आने में उसको तो वैसे भी ऑलरेडी महीने 4 महीने लग जाएंगे, फिर वो लौट के उधर तो जाने की कोशिश नहीं करेगा जल्दी। ठीक है, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता, इतना टाइम ही नहीं है, ना ही इतना उसकी ज़िंदगी है कि वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आए जाए। अभी तो आप क्या करते हो कि अभी कहीं जाते हो तो आपको गली-गली में होटल मिल जाएँगे, रेस्टोरेंट मिल जाएँगे। पहले वो भी नहीं था, खाने की सुविधा भी नहीं थी। तो इसलिए यदि एक बार आ गए तो क्या करते थे, जहाँ चले गए वहीं बस जाते थे। और जब वहीं बस जाते थे, तो लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृत और नई जगह की संस्कृत में आदान-प्रदान होता और धीरे-धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली-जुली संस्कृत उभरती थी, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पे कोई बाहरी आया, यूरोपी या अरबी लोग आए, तो वो क्या किए कि यहाँ जब आके बस गए, तो अब यहाँ बस गए तो सिर्फ खाएँगे और रहेंगे, ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने यहाँ के जो भी औरतें थीं, उनसे शादी कर ली, ठीक है? उनसे वैवाहिक संबंध बनाए, उनसे जो अगली पीढ़ी आई, वो इनकी क्या है, मिली-जुली सभ्यता मतलब संस्कृत वाली होती थी। कुछ यूरोपी का असर, कुछ इंडियन, जिसे हम अब एंग्लो इंडियन की, जो हमारे संविधान में बात की गई है एंग्लो इंडियन की, तो ये एंग्लो इंडियन वही होते थे, ठीक है? तो ये बात आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों होते थे कि यहाँ के लोग जब रह जाते थे, तो जो विदेशी, आप में से एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या है कि उसमें से पेरेंट्स में मम्मी या पापा में से कोई एक विदेशी हो और एक यहाँ का हो, ठीक है, जिसे हम एंग्लो इंडियन, जो उससे हमारी अगली पीढ़ी होगी तो उसको क्या बोलते थे, एंग्लो इंडियन। अब ये जब दोनों क्या करते थे कि सब कुछ संबंध बना लिए, तो अब इनको, अब ऐसा तो नहीं कोई अरबी बोल रहा है, हम हिंदी बोल रहे हैं, तो समझ में तो नहीं आएगा, तो हम लोगों दोनों को क्या है कि मतलब समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनकी भाषा, रहन-सहन, यदि उनके साथ रहना है तो उनकी तरह हमको होना पड़ेगा। तो क्या करते थे, कुछ वो अपनी चीज़ें हमको देते थे, कुछ हमारी चीज़ें वो ग्रहण करते थे। इस तरह हमारी मिली-जुली जो संस्कृति थी वो उभरती गई। ठीक है, यहाँ पे बात करें यदि हम, तो इसके ठीक उसी प्रकार जो लोग थे, यहाँ पे अलग-अलग क्षेत्रों के इतिहास को देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार में देने का योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस तरह सामंजस्य बैठाते हैं, उसे भी विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, विविधता का एक और कारण है जो कि भौगोलिक स्थिति है। यहाँ पे आप एक उदाहरण से समझोगे कि उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे
वे भी काफ़ी अलग होंगे। ठीक है, शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों के लोग क्या करते हैं कि बिरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं। इन चीज़ों के लिए वो क्या कर बाजार पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे हम जो भौगोलिक स्थिति इसका एक विशेष कारण है, उसके बारे में यदि बात करें तो जो एक सोचो बर्फीले क्षेत्र में रह रहा है, एक पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया, एक लद्दाख का और एक केरल का। तो इसके उदाहरण से हम समझें कि विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर कैसे पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लद्दाख की बात करें, आई होप आप सभी को पता होगा कि लद्दाख कहाँ है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो सबसे पहले तो यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम की, तो आपके पास वर्ल्ड का, इंडिया का और आपके स्टेट का मैप ज़रूर होना चाहिए आपके स्टडी रूम में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको यदि हम बोले लद्दाख, तो अब लद्दाख आपको तुरंत यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको देखना चाहिए। अभी हाल ही में हमारा 31 अक्टूबर को जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया है। ठीक है, आप सभी को आई होप पता होगा, और नहीं पता है तो आप नोट कर लें कि 31 अक्टूबर से जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है वो अलग अलग हो गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जो कि अब 370 धारा हटने के बाद यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा, पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। ये सारे जितने भी टर्म्स है ना, याद रखना आप, आपको उसमें प्री में एज इट इज बस यही उठा लेगा कि यह एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बहुत कम खेती संभव होती है। ठीक है, अब आप सोचते रह जाओगे कि ये कहाँ से उठा लिया। अभी 2018 के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे, एज इट इज उठा लिए गए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बातें याद रखनी। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ मतलब पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत ही कम खेती संभव, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल महंगी होती हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज आपको दे दिया कि लद्दाख के बारे में आप चर्चा करो या निम्न कथनों पे सत्य कथन की जांच करो। अब दे दिया कि जम्मू कश्मीर और मतलब कि जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा दे दिया कि यहाँ बरस भर वर्षा बहुत कम होती है। तीसरा स्टेटमेंट आपको दे दिया कि यहाँ के लोग जो एक खास तरह की बकरी पालते हैं या खास किस्म की भेड़ या बकरी पालते हैं जिससे हमको पश्मीना ऊन मिलता है। अब इसमें ऑप्शन दे दिया कि केवल एक, केवल दो, दो या तीन, एक, दो, तीन। तो आप इसमें से यदि आप ये समझे रहोगे तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि डोंट वरी, हम लोग क्वेश्चन ये पूरा 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त होते ही हम लोग पूरे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या बात की गई कि पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। तो ये बात याद रखना कि लद्दाख में पश्मीना ऊन मिलता है, लेकिन पश्मीना शालें कश्मीर में ही बनाई जाती हैं। यहाँ पे ये पश्मीना शालें 2 औरतें बना रही हैं, ये है पश्मीना शालें। ठीक है, ये तो जिसके घर में होगी तो वो उसको पता होगा कि पश्मीना शालें कितनी महंगी आती हैं। देन यहाँ पे बात करें तो यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वहाँ वर्षा नहीं होती है, खेती बहुत कम होती है, इसलिए जीविका के लिए कुछ तो अपनाना पड़ेगा ना। इसलिए वहाँ के लोग जो क्या है कि हर एक घर परिवार में कुछ गाय, बकरी या याक होती हैं, उनसे दूध, चीज और मांस खाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान होने पर इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ व्यापारी नहीं आए थे, यहाँ भी कई सारे व्यापारी आए थे जो कि हमारे लद्दाख में, लद्दाख के रास्ते से तिब्बत, चीन के तिब्बत रास्ते में गए थे। ठीक है, देन यहाँ पे बात करें तो
लद्दाख तो व्यापारी के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया था, क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत एक चीन का पठार है, चीन में एक पठार है और जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। ठीक है, ये लद्दाख वाला जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है वो पूरा रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पहाड़ी वाला पूरा रेगिस्तानी एरिया। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी मतलब शांत होता है, बर्फीला होता है, तो देखने में लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए टूरिस्ट तो आप भी मन करते होंगे कि मैं भी एक बार जम्मू कश्मीर या लद्दाख घूमने जरूर जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लद्दाख के रास्ते से बौद्ध धर्म भी तिब्बत पहुँचा था। लद्दाख को यहाँ कई सारे दर्रे वगैरह है ना, तो यहाँ से जाने के लिए चीन के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 सवा साल पहले यहाँ लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय कराया गया था और ज़्यादातर क्या है कि लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में हालांकि और भी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बट ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम लोग ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो एक केसर सांगा नाम का तिब्बत का ये जो ग्रंथ है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। फिर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं अपने केरल की। केरल कहाँ पे है? सबसे दक्षिणी में है। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत हो गया, हालांकि एज इट इज़ भारत नहीं बना पाएंगे, लेकिन सपोज ये हमारी कंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ से ऐसे कुछ करके जो भी है, सपोज यहाँ पे आप समझने के लिए ये हमारा उत्तर भारत लद्दाख हो गया। ठीक है, ये लद्दाख हो गया और ये यहाँ पे केरल हो गया, ये केरल। ठीक है, केरल क्या है कि एक तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है और एक तरफ यहाँ पे काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। तो ये तो एक रेगिस्तानी इलाका हो गया। यहाँ पे वर्षा भी अच्छी हो जाती है, यहाँ पे वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। तो आपको देखो यहाँ पे आप केरल पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब सागर से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती है। उन्होंने सही लिखा था, यहाँ आज भी हर एक प्रत्येक जाति धर्म के लोगों की इज्जत होती है, पहले भी होती थी। ठीक है, यहाँ पे केरल में क्या बात की गई है कि ये दक्षिण पश्चिम का इलाका है। अरब सागर से एक तरफ घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे काली मिर्च होती है। आपको पता है कि यहाँ पे वास्को डी गामा आए थे। ठीक है, वास्को डी गामा सबसे पहले केप कमोरिन के रास्ते होते हुए हमारे कहाँ पे आए थे, सॉरी यहाँ पे जो केप ऑफ गुड होप था वहाँ से होते हुए ये भारत पहुँचे थे। भारत में कहाँ आए थे? केरल आए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा का स्वागत केरल में किसने किया था? तो केरल के राजा केप शमोरिन थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था। और इसमें एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड और बनता है कि वास्को डी गामा जब भारत से लौटकर पुर्तगाल वापस गए थे तो उनको कितना प्रॉफिट हुई थी? तो उनको अपनी आय का जो उनका पूरा आने जाने का खर्चा, रहने खाने सबका लगा के 60 गुना कमाए थे। किससे? वहाँ से काली मिर्च लेके गए थे। स्पेन में आपको पता है, स्पेन जो पुर्तगाल है स्पेन में है, स्पेन में क्या बहुत ज़्यादा मांस खाया जाता है और मांस में थोड़ा तीखा हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, इसलिए वो क्या करते थे कि यहाँ से काली मिर्च, वहाँ बहुत ज़्यादा मांग थी काली मिर्च की, इसलिए वो 60 गुना कमाए थे। इसीलिए दोबारा आए थे, क्योंकि लालच बुरी वाला, वो दोबारा फिर भारत आए थे और इसी तरह हमारे यहाँ यात्री आते रह गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें तो वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। पुर्तगाली यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। यहाँ पे बात की जाती है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, तो ऐसा नहीं है। भारत कहीं गुम नहीं हुआ था, भारत पहले से था, अस्तित्व में था, वेद पुराण थे, सब जाने जाते थे कि भारत में ही है। लेकिन हाँ, भारत में एक आके मतलब ऐसी खोज की कि यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा, जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे व्यापार के लिए, कच्चे माल के लिए भारत बहुत ज़्यादा उपयोगी था। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों
ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए, ठीक है। लद्दाख में भी व्यापारी गए, यहाँ भी व्यापारी आए। अभी आपको दोनों में समानता समझ में आएगी। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे और उन्हें चीना वाला कहते थे, ठीक है। यहाँ पे चीन नाम लगा हुआ, चीना वाला कहते थे। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, ठीक है। वहाँ पे वर्षा जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है, तो क्या होती है वहाँ पे चावल की उत्पत्ति। चावल जो है एक कैसी है कि मतलब वो ज़्यादा पानी रहे तभी हमारे चावल की उत्पत्ति हो सकती है। तो जलवायु वहाँ की अनुकूल है, तो इसलिए चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ में अधिकतर लोग जो वहाँ के अधिकतर लोग हैं मांस, मछली, सब्जी और चावल खाते थे, ठीक है। लेकिन कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। यहाँ के लोग मांस नहीं मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। लेकिन लद्दाख के लोग क्या खाते थे? दूध खाते थे, छेना खाते थे और मांस खाते थे, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग थी और हमारे केरल की भौगोलिक स्थिति अलग है, ठीक है। जहाँ पे तुलना करें दोनों राज्यों की, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। इतिहास में जो उसका हमने इतिहास बताया अभी कि अरबी फारसी व्यापारी आए, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, इस्लाम धर्म जितने थे वो सारे वहाँ पे पाए जाते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव भी है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की भौगोलिक स्थिति ने क्या की? ऊन की व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, ठीक है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी ही थी। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र और सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है, ठीक है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते थे, आज भी जाते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि कितने सारे प्रवासी मजदूर मतलब जो गए थे काम करने वो घर लौट रहे हैं, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा, शायद अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि कितने लोग जाते हैं कितने लोग नहीं, लेकिन इस टाइम पे जो कंडीशन है आप देख रहे हो कि पैदल, गाड़ी से जो भी मिल रहा है, साइकिल है साइकिल, मतलब कि एक दिल्ली से बंदा यूपी तक पैदल आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी भी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ अभी भी लोग व्यापार के लिए या काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और पहले भी जाते थे। हर एक कदम के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। सपोज यहाँ पे आप यूपी में हो, ठीक है। यूपी से आप 10 कदम मतलब कि 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर आगे जाते हो, वहाँ पे आपको आपकी भाषा में, आपकी बोली में, रहन सहन में थोड़ा बदलाव आने लगता है, ठीक है। आपकी बोली में आप कुछ अलग तरीके से बोल रहे हो, वहाँ की बोलियों में कुछ अलग तरीके का देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपके ही राज्य में ऐसा होता है, मतलब कि हर 10 कदम में या मतलब 50 किलोमीटर कहें 20 किलोमीटर, वहाँ पे आपकी रीति रिवाज संस्कृति जो है बदलती रहती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब लोग जाते हैं तो उनकी तरह कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। और हम कहीं सिटी में भी रह रहे हैं, हमारी कॉलोनी में कई जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो हम उनकी भी भाषाएं सीख जाते हैं, वो हमारी सीख जाते हैं। तो यही विविधता है, ठीक है। विविधता में एकता, ये निबंध का टॉपिक आपको बिल्कुल यही दे दिया जाएगा, विविधता में एकता। अब आपको इसमें निबंध लिखना है 1500 शब्दों में, 2000 शब्दों में, जितना भी है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। यहाँ पे बात की गई है कि विविधता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे जितने भी भिन्न हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सब एक थे। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे वो क्या सोचते थे, उन्होंने जब आके देखा तो ये सोचा कि यहाँ पे बहुत विभिन्नताएं हैं, मतलब सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी अलग तरीके से रहते हैं, तो इनमें हम फूट डाल के शासन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इतिहास पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो डलहौजी सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इसको मान्यता दी थी, फूट डालो और शासन करो का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फूट डालो और शासन करो किसकी नीति थी, तो डलहौजी की थी। ये बात भी आप याद रखो। उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नीति अपनाई थी, जैसे कि मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई करवाना। आपको पता, बंगाल का विभाजन भी करवा दिए थे इसी आधार पे कि वो तुम मतलब भड़का के दोनों में फूट डाल के। ठीक है, हाँ, हिंदू मुस्लिम जो भी अलग अलग दोनों हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। जब उनको समझ में आया कि हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ने एकजुट होकर लड़ा और उनको दिखा दिया कि हम भले ही अलग अलग संस्कृति सभ्यता के लोग हैं, लेकिन तुमको भगाने के लिए हम सब एक हैं। ठीक है, और उनको आखिर में क्या हुआ, भागना ही पड़ा था। यहाँ पे बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आपके कई सारे क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में या किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। बट अब यहाँ पे है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। तो जवाहर ये स्टेटमेंट यदि आप निबंध में लिख देते हो या कोई आंसर में, तो आपका आंसर मतलब औरों से थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, कि क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्या कहा था, भारत की जो भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत की खोज यानी कि इंडिया ऑफ डिस्कवरी किसकी पुस्तक है, तो वो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। ठीक है, एकता में विचार हमें किसने दिया था, तो अनेकता में एकता का विचार हमें नेहरू जी ने ही दिया था, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक को ये सारी बातें आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी, और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आपके पूरे डाउट्स लेने की, और आपको पूरा मतलब कि जितने भी आपके डाउट्स होंगे सबको क्लियर करने की। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। धन्यवाद।